खुल जाएंगे आपके सारे रास्ते। परीक्षा में सिलेक्शन ले तो सही, जीवन में सब होगा हासिल। तू सिलेक्शन की जिद पर अड़ तो सही। आदित्य क्लासेस ज्ञान गुरु चैनल में आप सबका स्वागत है। कृषि का ये दूसरा भाग है। पहली क्लास आपको मिल चुका है, वर्तमान भारतीय कृषि व्यवस्था की ये दूसरी क्लास। ये सभी आगामी परीक्षा के लिए चुनिंदा तथ्य है। तो आइए देखते हैं, जो है ये जितने भी कंटेंट हैं ये प्रतियोगी परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। ये असिस्टेंट प्रोफेसर जीएस पेपर कंपलसरी के लिए इम्पॉर्टेंट तो है ही है, साथ में जो भी आप एग्जाम देंगे वनडे गवर्नमेंट एग्जाम के, उसके एग्जाम में ये सब पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं यूनिट 6 का जो है पार्ट 2 जो है एग्रीकल्चर। ठीक है, इसके पहले जो क्लास चला था उसके आगे जो है प्रमुख कृषि के विषय में पढ़ना था कि भारत में कितनी प्रकार की कृषि पाई जाती है, उनके विषय में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो अक्सर आपके एग्जाम में पूछा जाता है झूमिंग कृषि या स्थानांतरित कृषि। याद रखिएगा, स्थान बदलकर कृषि होती है। जैसे आप पूर्वोत्तर भारत में जाएंगे, पूर्वोत्तर भारत के 8 राज्यों में जैसे सबसे अधिक जो है नागालैंड में झूमिंग कृषि होती है। तो वहाँ होता क्या है कि वर्षा बहुत अधिक होती है, क्योंकि आप जानते होंगे भारत में जैव विविधता क्षेत्र 2 ही बहुत ज़्यादा है। पहला जो है आप जो है शांत घाटी केरल में, दूसरा पूर्वोत्तर भारत में आप देखते होंगे मेघालय के क्षेत्र, नागालैंड, ये सब क्षेत्रों में। तो वहाँ मृदा अपरदन अधिक होता है। अत्यधिक बारिश के कारण मृदा अपरदन अधिक होता है, जिस कारण से उपजाऊ मिट्टी एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्वतः चली जाती है। इसलिए वहाँ के कृषक क्या करते हैं कि एक स्थान पे 1-2 साल 3 साल खेती करेंगे। जब वहाँ की मिट्टी उपजाऊ कम हो जाएगी तो वह स्थान छोड़ के दूसरे स्थान पे चले जाते हैं। इसी को स्थानांतरण कृषि या झूमिंग कृषि के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये एग्जाम में प्रश्न आता है कि झूमिंग कृषि किस जनजाति के लोग करते हैं, तो गारो खासी जनजाति के लोग करते हैं। कहाँ के हैं गारो खासी जनजाति, तो मेघालय के, याद रखिएगा। लेकिन झूमिंग कृषि सबसे अधिक कहाँ होती है, तो नागालैंड में होती है, ये भी याद रखिएगा। झूमिंग कृषि को भारत के अन्य प्रदेशों में अलग अलग नामों से जाना जाता है, आइए उसको भी देखते हैं। और प्लस भारत में और कितने प्रकार के खेती कृषि होते हैं उसके विषय में हम लोग देखते हैं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य भी इस क्लास में है, तो याद रखिएगा। यहाँ एक लाइन में लिखा हुआ है स्थान बदलकर कृषि जो होती है उसे झूमिंग कृषि कहते हैं। ठीक है, मेघालय के गारो खासी जनजाति झूमिंग कृषि अधिक करती है, परंतु झूमिंग कृषि सबसे अधिक, याद रखिएगा, नागालैंड में होती है। यह भी आपको बताया गया था 2011 के 15वीं जनगणना में सभी राज्यों की जो है जनगणना जनसंख्या बढ़ गई, लेकिन नागालैंड की जनसंख्या क्या हुआ, -0.6% बढ़ने के बजाय घट गई, याद रखिएगा। ठीक है, दूसरा प्रश्न देखेंगे पॉइंट, भारत के अन्य राज्यों में इसके नाम अलग अलग हैं। जैसा कि अभी हमने चर्चा किया था कि भारत के अन्य राज्यों में झूमिंग कृषि का नाम क्या क्या देखा जाए। असम में क्या कहते हैं झूमिंग कृषि को, असम में झूमिंग कृषि कहते हैं। उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में क्या कहते हैं, पोंडू कृषि कहा जाता है, याद रखिएगा। राजस्थान में क्या कहते हैं, वालरा कृषि कहा जाता है। केरल में क्या कहा जाता है, पूनम कृषि कहा जाता है। और मध्य प्रदेश में वेबर कृषि के नाम से जाना जाता है। दूसरा कृषि के प्रकार में आप देखेंगे बगाती कृषि। ठीक है, बगाती कृषि किसे कहेंगे, अधिक श्रम पूंजी का प्रयोग करके कृषि का व्यापारिक रूप जो है बागाती कृषि कहलाता है। ट्रक कृषि कैसे कहलाता है, सब्जी फलों की शहर में मांग अधिक होने पर ट्रकों से भरकर पहुंचाने वाले सब्जी फलों की खेती को ट्रक कृषि के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। सरकारी कृषि किसे कहते हैं, सरकार द्वारा भू क्षेत्र अधिकृत करके खेती करना सरकारी खेती कहलाता है। सघन कृषि क्या कहलाता है, अधिक जनसंख्या वाले देशों और प्रदेशों में सघन कृषि होती है। ठीक है, उसके बाद विस्तृत खेती किसे कहेंगे, कम जनसंख्या वाले देशों व प्रदेशों में विस्तृत कृषि आधुनिक मशीनों द्वारा होती है। नेक्स्ट है मिश्रित खेती किसे कहेंगे, कृषि के साथ पशुपालन का कार्य भी किया जाता है। मिश्रित फसल किसे कहेंगे, एक साथ 2 या 2 से अधिक बीज बोना। देखिएगा दोनों में अंतर है, एग्जाम में पूछता है। मिश्रित खेती कहे तो कृषि के साथ पशुपालन का कार्य भी करना। मिश्रित फसल कहे तो एक के साथ 2 या 2 से अधिक बीज को बोना जो है मिश्रित फसल कहलाता है। उत्पादन में प्रथम राज्य बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे आपके एग्जाम के लिए। पूछ सकता है आपके एग्जाम में कि सभी खाद्यान्न में प्रथम स्थान भारत के 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में किसका है। ठीक है, ऐसे देखेंगे तो सभी खाद्यान्नों में प्रथम स्थान किसका है, उत्तर प्रदेश का। कुल बागवानी फसल में प्रथम स्थान किसका है, केरल का। कुल फल उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है, आंध्र प्रदेश का। कुल सब्जी उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है, ये उत्तर प्रदेश का। ये आ सकता है क्योंकि डाटा बदला है, पहले क्या था
पहले पश्चिम बंगाल था, याद रखिएगा। अब ये डाटा बदला तो क्या आ गया, उत्तर प्रदेश आ गया, आ सकता है। कुल तिलहन में किसका स्थान है, तो राजस्थान का। प्रमुख बोर्ड के विषय में आप देखेंगे, आपके एग्जाम में आ सकता है मसाला बोर्ड। मसाला बोर्ड कहाँ है, कोच्चि केरल में है। वैसे आप जानते भी होंगे मसालों का बागान किसे कहा जाता है, केरल को कहा जाता है। गरम मसाले सबसे अधिक कहाँ होते हैं, केरल में होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आप देखिएगा, कॉफी बोर्ड पूछेगा आपके एग्जाम में कहाँ है, क्या आंसर देंगे, बेंगलुरु कर्नाटक में है। रबड़ बोर्ड पूछ दे कहाँ है, तो कहाँ है, कोट्टायम केरल में है। चाय बोर्ड कहाँ है, तो कोलकाता पश्चिम बंगाल में है, याद रखिएगा। चाय सबसे अधिक कहाँ था, असम में होता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये कोलकाता पश्चिम बंगाल में। तंबाकू बोर्ड कहाँ है, याद रखिएगा, तंबाकू बोर्ड गुट्टू आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। भारतीय अंगूर प्रसंस्करण बोर्ड कहाँ है, पुणे महाराष्ट्र में है, इसका मुख्यालय, ठीक है। और ये हमारी टीम द्वारा टेस्ट पेपर तैयार किया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। अभ्यास करने से पूर्णता आती है। और आप एग्जाम की तैयारी जो कर रहे हैं, किस तरीके से हम लोग करा रहे हैं, एक ही कंटेंट को पहले आपको उसमें PDF मिलेगा, पुनः आपको वीडियो मिलेगा उसमें, पुनः आपको उसी कंटेंट पे जो है टेस्ट मिलेगा। मगर मान लीजिए कोई एक चैप्टर है, उस चैप्टर को आपको PDF पढ़ना है, नोट्स बनाना है, या वीडियो देखना है, या फिर उस पर आपको क्या करना है, टेस्ट देना है, तो चैप्टर आपको ठीक से याद हो जाएगा। उसके बाद फाइनल टेस्ट देंगे, तब जाके आपको GS में पूर्णता आएगी। इस टेस्ट की वैलिडिटी एडवर्टाइजमेंट 51 तक रहेगी, जब तक 51 का एग्जाम ना हो जाए तब तक रहेगा। इस टेस्ट पेपर में आपको जो है PDF नोट्स मिलेंगे पूरा कंप्लीट, सभी यूनिट के सीरियल वाइज, बाइलिंगुअल हिंदी इंग्लिश में मिलेंगे। और सालवर पेपर 2014 से लेकर अब तक के इसमें मिलेंगे आपको। रेगुलर प्रैक्टिस टेस्ट एग्जाम तक इसमें अपडेट होता रहेगा, याद रखिएगा। उसके बाद ऑर्गेनाइज क्लास, सभी क्लास सीरियल वाइज आपको मिलेंगे सिलेबस के अनुसार 6 यूनिट का। यूट्यूब पे याद रखिएगा सभी क्लास सीरियल नहीं होते हैं, यूट्यूब पे पूर्ण रूप से हमारे चैनल का लाभ आप नहीं ले पाएंगे, टेस्ट लेना ही पड़ेगा। और टेस्ट सीरीज इसमें मिलेगा, टेस्ट सीरीज में आपको मॉडल पेपर, सिलेबस वाइज टेस्ट, यूनिट वाइज टेस्ट मिलेगा। और इसका रेट 1999 रुपये है, लेकिन अभी ये 1299 में दिया जा रहा है। याद रखिएगा, अपनी गलतियों को एग्जाम से पहले प्रैक्टिस करके सुधारें, ताकि वो गलतियां एग्जाम सेंटर में आपकी ताकत बनकर आपको जीत दिलाए। इसलिए जो है अभ्यास करना बहुत ही जरूरी है। MCQ जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके तैयारी में निखार आएगा। हमारे द्वारा ये 4 पेपर बुक निकाला गया है, देखेंगे चारों बुक में 180 मॉडल पेपर है। ये चारों बुक अलग अलग हैं क्वेश्चन इसमें डिलीवरी चार्ज आपको नहीं देना है। ओमार ये बुक जो है फ्री मिलेगा आपको, मात्र 499 रुपये में ये आपके घर तक पहुंच जाएगा। इसे आप अमेजन के माध्यम से चाहे तो मंगा सकते हैं। जैसे हमारे द्वारा ये बुक निकाला गया है, आप देखेंगे बहुत अच्छी इसकी डिमांड भी है। और इसमें मेरे हिसाब से किसी भी एग्जाम को देने से पहले इसमें का GS पेपर आपको पढ़ के ही जाना चाहिए, और बहुत ही इसमें चुनिंदा प्रश्न है। इसके साथ आपको फ्री में ये ओमार शीट मिलेगी, जो है आपके जो है तैयारी में निखार लाएगी। आइए देखते हैं इसमें आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो ये हम लोग का ग्रुप है, चाहे तो जुड़ सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं, ठीक है। भारत में फसल उत्पादन वाले राज्यों में देखा जाए कि केसर करेवा मिट्टी होता है, आप जानते होंगे। केसर, सेब और बादाम सबसे अधिक कहाँ होता है, तो जम्मू कश्मीर में होता है, याद रखिएगा। चावल और जूट याद रखिएगा पश्चिम बंगाल में होता है। चावल, जूट और मछली पालन याद रखिएगा, मत्स्य पालन जो है होता है पश्चिम बंगाल में होता है, ठीक है। सब्जी होता था, लेकिन सब्जी अब उत्तर प्रदेश में आ गया, बताए थे आपको। बासमती चावल की बात करेगा तो बासमती चावल उत्तराखंड में होता है, वो भी देहरादून में, ठीक है। चावल का कटोरा किसे कहते हैं, तमिलनाडु को कहते हैं। तमिलनाडु का तंजौर जिले को याद रखिएगा चावल का कटोरा कहा जाता है। कहा जाता है कि एक हाथी अगर जहाँ जितनी जमीन पे सो जाए, उधर जो है 6 लोग का खाना हो जाए, या इतना ज़्यादा होता है जहाँ एक हाथी सो जाए, इधर एक कट्ठे में उस चीज़ को होता है। अलग अलग कवियों द्वारा इस बात को कहा जाता है, ठीक है। धान का कटोरा, यहाँ आप देखेंगे चावल का कटोरा अगर पूछेगा तो तमिलनाडु लगाइएगा, यहाँ धान का कटोरा पूछे तो छत्तीसगढ़ लगाइएगा, याद रखिएगा। और काफ़ी, मक्का, सूर्यमुखी कर्नाटक में होता है, परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। सोयाबीन, क्योंकि ये जो है सोयाबीन सबसे अधिक कहाँ होता है, ये सोयाबीन जो है मध्य प्रदेश में, ठीक है। इसे इंपॉर्टेंट इसलिए है कि मक्का का आंकड़ा इसके पहले आंध्र प्रदेश में था, लेकिन अब ये बदल गया, ये कर्नाटक में होने लगा, इसलिए एग्जाम में आपके आ सकता है। सोयाबीन तो शुरू से ही जो है मध्य प्रदेश में होता है, इसलिए मध्य प्रदेश को सोया राज्य भी कहा जाता है। सोयाबीन अनुसंधान केंद्र कहाँ है, इंदौर में है, मध्य प्रदेश में। दाल, सरसों, तिलहन ये राजस्थान में है, याद रखिएगा, ये भी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। उसके बाद क्योंकि हल्दी, ये दाल जो है मध्य प्रदेश में होता था, कहाँ हो रहा है, राजस्थान में सबसे अधिक। हल्दी, मिर्च, केला याद रखिएगा, ये आंध्र प्रदेश में हो। और त्रिची, केला अनुसंधान केंद्र कहाँ है, त्रिची तमिलनाडु में है, ये भी आप याद रखेंगे। प्याज, अंगूर और चीनी, ठीक है, चीनी, लेकिन गन्ना कहाँ, उत्तर प्रदेश में, लेकिन प्याज, अंगूर, चीनी कहाँ, महाराष्ट्र में, परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, आ सकता है। चीनी अनुसंधान केंद्र कहाँ है, कानपुर में।
और गन्ना सबसे अधिक कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश में। लेकिन याद रखिएगा चीनी ये महाराष्ट्र में क्यों हो रहा है? क्योंकि वहाँ गन्ना मोटा होता है, वहाँ चीनी गन्ने के साथ साथ अन्य भी जगहों से निकाला जाता है। जैसे मान लीजिए खजूर से हो गया, या कह सकते हैं कि वो शकरकंद से भी लोग निकालते हैं। वहाँ गन्ना ज़्यादा रसीला होता है उत्तर प्रदेश की अपेक्षा, इसलिए चीनी अधिक होता है वहाँ पे। चाय याद रखिएगा असम में सबसे अधिक। लीची मुजफ्फरपुर में होता है जो है बिहार में। और आंवला याद रखिएगा प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में होता है, काली मिट्टी में होता है। गन्ना, आम, गेहूं, आलू उत्तर प्रदेश में, ये परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आप देखेंगे मूंगफली, कपास, नमक, नींबू, लाइम ये गुजरात में अधिक होता है। संतरा सबसे अधिक कहाँ होता है? आंध्र प्रदेश में, ये डाटा बदला है, परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। फूल याद रखिएगा फ्लावर कहाँ? तमिलनाडु में, ये भी डाटा महत्वपूर्ण है। स्ट्रॉबेरी याद रखिएगा ये हरियाणा के लिए है। एग्जाम से पहले वैसे एक बार इसको अपडेट होकर जाइएगा, क्योंकि पता नहीं एग्जाम कब आपका होने वाला है, कितने महीने बाद होगा, उसके पहले कोई नया डाटा ना आ जाए, ठीक है? तो आप इसको देख के जाइएगा। और यहाँ देखिए केसर क्या होता है? करेवा मिट्टी पर होता है। सेब की डलिया हिमाचल प्रदेश को कहा जाता है। परीक्षा संबंधित महत्वपूर्ण क्रांति। अब देखेंगे हरित क्रांति या गेहूं क्रांति। हरित क्रांति का उद्देश्य खाद्यान्न उत्पादन में गुणवत्ता में वृद्धि, कम समय, कम खर्च और अधिक उत्पादन था, ठीक है? उसे ही हरित क्रांति कहा जाता है। हरित क्रांति का सर्वप्रथम प्रयोग विलियम्स गॉडपास द्वारा किया गया था, नाम याद रखिएगा। विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग हैं, ये कहाँ के हैं? अमेरिका के, याद रखिएगा, ठीक है? लेकिन भारत में हरित क्रांति के जनक पूछे तो क्या आंसर देंगे? डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, महाराष्ट्र के हैं। अभी हाल में इनका निधन हुआ, इसलिए आपके एग्जाम में इनके विषय में प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है? भारत में दूध क्रांति के जनक कौन है? तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन। बादामी क्रांति का संबंध किससे है? मसाला उत्पादन से है। हरा सोना किसे कहते हैं? चाय उत्पादन को कहा जाता है। गोल्ड क्रांति किसे कहते हैं? आलू उत्पादन को कहा जाता है। नीली क्रांति का संबंध किससे है? मत्स्य उत्पादन से है। भूरी क्रांति का संबंध किससे है? चमड़ा कोको उत्पादन से है। धूसर क्रांति का संबंध किससे है? उर्वरक उत्पादन से है। रजत क्रांति का संबंध किससे है? अंडा उत्पादन से है। गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? प्याज झींगा उत्पादन से है। लाल क्रांति का संबंध किससे है? मांस के लिए है, टमाटर के लिए भी होता है। पीली क्रांति का संबंध किससे है? खाद्य तेल और तिलहन उत्पादन से संबंधित है। कृष्ण व काली क्रांति का संबंध किससे है? पेट्रोलियम, खनिज तेल, कोयला और इथेनॉल उत्पादन से है। हरित क्रांति का संबंध किससे है? खाद्यान्न उत्पादन से है। गेहूं धान उत्पादन की वृद्धि के लिए है, ठीक है? सुनहरी क्रांति का संबंध किससे है? बागवानी उत्पादन, सब्जी फल से संबंधित है। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? दूध उत्पादन से, अभी बताए थे आपको। वर्गीस कुरियन इसके जनक है। 1964-65 में ऑपरेशन फ्लड आया था, ठीक है? सदाबहार क्रांति का संबंध किससे है? मिट्टी को उन्नत बनाना, किसानों को लोन दिलाना, रेन वाटर हार्वेस्टिंग एवं कृषि शोध को बढ़ावा देना, याद रखिएगा, सदाबहार क्रांति है। इंद्रधनुष क्रांति किससे कहते हैं? इसमें हरित, पीली, नीली, लाल, भूरी, धूसर, गुलाबी और अन्य क्रांतियों को साथ मिलाकर बनाया जाता है, ठीक है? अब भारत में मिट्टी के विषय में जानेंगे। भारत में मिट्टी से भी एक प्रश्न आपके एग्जाम में निश्चित ही आता है। और अभी तक जो लोग वीडियो को लाइक न किए हो लाइक कर लीजिए, जो लोग पहली बार आए हो सब्सक्राइब कर लीजिए, और ये वीडियो अक्सर आप तक पहुंचता रहे इसके लिए आपको सब्सक्राइब जरूर कर लेना चाहिए। वीडियो अच्छा लगे तो आपको इसको अपने सर्कल में जरूर शेयर करना चाहिए, अपने व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप में से जरूर शेयर करिए, अपने फ्रेंड सर्कल के पास शेयर करिए, ठीक है? तो आइए देखते हैं भारत में मिट्टी। ज्वालामुखी के पिघलने से मैग्मा बनता है, मैग्मा से लावा बनता है, लावा से आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है और आग्नेय चट्टानों से मृदा का निर्माण होता है। ये इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में से प्रश्न आते हैं, ठीक है? धरातल की सबसे ऊपरी परत को मृदा कहते हैं, जिस मृदा में कृषि संबंधित कार्य किए जाते हैं, ठीक है? मृदा को प्रभावित करने वाले कारकों में इंपॉर्टेंट है, मैं यहाँ लिख दिया हूँ, चट्टान, तापमान, वर्षा, ह्यूमरस, उपजावट, ऊंचाई होता है। और ये टेस्ट सीरीज आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग इसमें, चट्टानों के छोटे छोटे भागों में टूटने की प्रक्रिया को अपक्षय कहा जाता है। इन टूटे फूटे चट्टानों से मृदा का निर्माण हो जाता है, ठीक है? चट्टानों को मृदा का जनक या पिता कहा जाता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ये लाइन आ चुका है। चट्टानों को मृदा का जनक या पिता कहा जाता है। ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद दिल्ली के अनुसार भारत की मिट्टी का वर्गीकरण किया गया, जिसे 8 भागों में बांटा गया है। भारत की मिट्टी का वर्गीकरण किया गया, जिसे 8 भागों में बांटा गया। यहाँ आप देखेंगे 8 प्रकार की मिट्टी तो होता है, लेकिन आपके एग्जाम में केवल यही 4 प्रकार की मृदा के विषय में पूछा जाता है, ठीक है? इन 4 के विषय में प्रश्न आपके एग्जाम में नहीं देखे जाते हैं, न के बराबर होते हैं, ये भी याद रखिएगा। कौन कौन से आपको मिट्टी हो जाएगी? जलोढ़ मृदा,
लाल पीली मृदा, काली मृदा, लेटराइट मृदा, पर्वतीय मृदा, वनी मृदा, मरुस्थलीय मृदा या लवड़ी मृदा या पीट मृदा। ये 8 प्रकार की मिट्टी हो गई। इन 8 प्रकार में केवल आपको 4 प्रकार की मिट्टी के विषय में जानना है, जलोढ़ मृदा, लाल पीली मृदा, काली और लेटराइट मृदा। तो आइए देखते हैं हम लोग चारों मिट्टी के क्या प्रकार है, आपके एग्जाम में क्या पूछे जाते हैं, क्या आ सकते हैं उनके विषय में। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे जलोढ़ मृदा। ठीक है, जलोढ़ मृदा, इसी को डुमक मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। जलोढ़ मृदा में अवसादों की मात्रा अधिक होने के कारण पानी धारण करने की क्षमता अधिक होती है। रेड पेन से कर दिया गया इसको, आपके एग्जाम में महत्वपूर्ण है। पानी धारण करने की क्षमता अधिक होगा तो क्या होगा, चावल, गेहूं, सब्जी, गन्ना आदि की कृषि अधिक होगा। फिर यहाँ देखते हैं हम लोग, पानी धारण करने की अधिक क्षमता होने के कारण जलोढ़ मृदा में चावल, गेहूं, सब्जी, गन्ना आदि की कृषि की की जाती है। जलोढ़ मृदा को 2 प्रकार के, खादर मृदा और बांगर मृदा, ये बार बार आपके एग्जाम में प्रश्न आता है और ये होती है। यहाँ आप देख लेंगे कि खादर मृदा नवीन जलोढ़ मृदा होता है और बांगर क्या होता है, ये प्राचीन होता है। बहुत पुराना कोड है स्टूडेंट में, जब हम लोग पढ़ते थे तभी का, आप जानते होंगे बापू खां। ठीक है, ये बहुत पुराना है कोड, जिसने बनाया धन्यवाद उसको, बापू खां। तो बापू जैसे देखेंगे बागर, तो बौ से बागर, यहाँ बापू लिख लेंगे, बौ से बागर। ठीक है, और बापू अप्पू से क्या हो जाएगा, प्राचीन। खान से देखेंगे खादर, ख से क्या हो जाएगा, खादर, और नौ से नवीन यानी खान। बापू खान याद रखेंगे तो याद हो जाएगा। ठीक है, ये मेरा कोड बनाया हुआ नहीं है, किसी का बनाया हुआ होगा, हम लोग पढ़ते थे तो सर बताया करते थे। ठीक है, तो ऐसे देखेंगे आप कि जलोढ़ मृदा को 2 भागों में बांटा गया है, खादर मृदा और बांगर मृदा। ठीक है, यहाँ आप देखिए खादर मतलब क्या हो जाएगा, नवीन मृदा, और बांगर मतलब क्या होता है, प्राचीन। ऐसे देखिएगा, जैसे जलोढ़ मृदा क्या होता है ना कि नदियों के बहाव से, जैसे मान लीजिए नदी ऐसे बह के आ रहा है, ठीक है, ऐसे बाहर है, समतल में चला गया, नदी ऐसे बहते हुए आ रहा है, तो एक बार जो जीवाश्म बह के आया वो नीचे आ गया, ऐसे देखिए, फिर आया कुछ दिन बाद बाढ़ आई, फिर पानी आया इसके ऊपर आ गया, तो यहाँ क्या हुआ, 2 हो गया। एक आप देखेंगे नीचे मृदा हो गया, ये पहला, और क्या होगा, ये दूसरा हो गया। ठीक है, ये प्राचीन हो गया नीचे वाला, ये क्या हो जाएगा, नवीन हो जाएगा। इसी को खादर बादर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जलोढ़ मृदा में फास्फोरस व नाइट्रोजन की कमी होती है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, फास्फोरस और नाइट्रोजन की कमी होती है, इसलिए जलोढ़ मृदा में यूरिया का प्रयोग अधिक होता है। ठीक है, जलोढ़ मृदा में पोटेशियम की अधिकता होती है, आपको याद रखना है। जलोढ़ मृदा प्रत्येक राज्य में मिलती है क्योंकि यह नदियों के अपवाद क्षेत्र में पाया जाता है। जलोढ़ मृदा भारत में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे। अगर यूरिया की बात होगी तो यूरिया में क्या होता है, सबसे अधिक नाइट्रोजन होता है, याद रखिएगा, लगभग 47% उसमें क्या होता है, नाइट्रोजन होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, लाल या पीली मृदा के विषय में देखेंगे। लाल या पीली मृदा में आयरन, एल्युमिनियम की अधिकता होती है। लाल या पीली मृदा में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम की कमी होती है। लाल या पीली मृदा में निर्माण इसका ग्रेनाइट या नीच चट्टानों के द्वारा होता है। इसका रंग फेरिक ऑक्साइड के कारण ये लाल होता है। लाल या पीली मृदा बुंदेलखंड पठार पर, तेलंगाना पठार, राजमहल की पहाड़ी झारखंड में पाई जाती है। ठीक है, लाल या पीली मृदा में मोटे अनाज जैसे ज्वार, बाजरा, मक्का, चना, मटर, दलहन फसल, दाल वाला फसल, तिलहन फसल, सरसों, मूंगफली, सोयाबीन आदि का उत्पादन होता है। ठीक है, काली मृदा, अगर मिट्टी में सबसे अधिक कुछ पूछा जाता है, आप देखिएगा काली मृदा के विषय में जरूर पूछा जाता है, ध्यान से इसमें आप देखेंगे, इसको आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहले आप देखेंगे भारत में काली मृदा में नाइट्रोजन की अधिकता होती है। भारत में काली मृदा में पोटेशियम और फास्फोरस की कमी होती है। काली मृदा का निर्माण बेसाल चट्टानों से होता है। काली मृदा का रंग काला होने का प्रमुख कारण टिटैनिफेरस लवण होता है। काली मृदा का क्षेत्र दक्कन, ट्रैप, मालवा पठार, उत्तर प्रदेश में प्रतापगढ़, याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश में अधिकता होती है। इसीलिए पूरे भारत में सबसे अधिक आंवला कहाँ होता है, प्रतापगढ़ में होता है, काली मिट्टी की वहाँ अधिकता पाई जाती है। उसके बाद काली मृदा का दूसरा नाम रेगड़ मृदा, नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट, ये कई बार आ चुका है। उसके बाद स्वतः जोताई मृदा और विदेशों में इसे चरनोजम मृदा के नाम से जाना जाता है। काली मृदा पर सबसे अच्छा उत्पादन कपास, अंगूर, मौसमी आदि का होता है। ठीक है, उसके बाद चौथा आते हैं लेटराइट मृदा। ईंट के समान कठोर मृदा को लैटिन भाषा में लेटेरा कहा जाता है, इसलिए इसे लेटराइट मृदा के नाम से जाना जाता है। लेटराइट मृदा वहाँ पाया जाता है जहाँ वर्षा सामान्य से अधिक होता है, जैसे पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, मेघालय क्षेत्र इत्यादि। लेटराइट मिट्टी का निर्माण मृदा अपरदन के कारण होता है। लेटराइट मिट्टी में मसाले, चाय, कॉफी, इलायची, बादाम की कृषि होती है।
आप देखेंगे पर्वतीय मृदा, बनी मृदा, मौसली मृदा, लवड़ी मृदा और पीट मृदा से परीक्षा में प्रश्न नहीं आते हैं। ठीक है, तो ये आज की क्लास थी। आप सब लोगों ने इस क्लास को इतनी देर तक देखा, इसके लिए आप सबको धन्यवाद और मिलते हैं हम लोग जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। इस समान अध्ययन की मॉडल पेपर बुक को हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों भाषा में तैयार किया गया है, जो कि समान अध्ययन एग्जाम में किसी भी प्रदेश के असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम, जीडीसी, प्रवक्ता एग्जाम के साथ एलटी ग्रेड, जीआईसी, टीजीटी, पीजीटी आदि एग्जाम में सहायक सिद्ध होगा। उपरोक्त एग्जाम के विगत वर्षों के पेपर का एनालिसिस करने के बाद वर्तमान एग्जाम पैटर्न पर इसको अनुभवी टीम द्वारा तैयार किया गया है, जो कि आपके समान अध्ययन जनरल स्टडीज एग्जाम के स्कोर को बढ़ाने में सहायक सिद्ध होगा। इन एग्जाम की कुंजी जीएस पेपर होता है। इसमें 4 बुक में 80 मॉडल पेपर हैं, जिसमें समान अध्ययन सिलेबस के सभी क्षेत्रों से महत्वपूर्ण व चुनिंदा प्रश्न हैं, जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं।